प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हिंदी की ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था में आप सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक कक्षा 8 के पाठ 1 का नाम है ध्वनि। इसके प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करेंगे। पाठ का अध्ययन हमने पहले कर लिया था। पुस्तक के अंदर और 3 प्रकार के प्रश्न उत्तर हमसे पूछे गए हैं। उसमें से पहला प्रकार कविता से। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो कविता से है और दूसरे प्रश्न जो है वो कविता से आगे। और तीसरे प्रकार के प्रश्न हैं अनुमान से। ऐसे 3 प्रकार के प्रश्न उत्तर तो पाठ से संबंधित है और एक चौथे प्रकार का प्रश्न और यहां पूछा गया है भाषा ज्ञान। भाषा ज्ञान यानी व्याकरण के प्रश्न। यहां पर हमें 3 प्रश्नों के उत्तर और समझाए गए हैं। समझाने के पीछे का हेतु यह है कि आपके प्रश्नों के उत्तर लिखने की कला, इसका विकास हो जाए। आप सीख जाएं कि हमें उत्तर किस प्रकार से देने चाहिए। यद्यपि उत्तर मिलने के स्थान कई हो सकते हैं, लेकिन जो जांच करने वाला होता है उसको वह उत्तर पसंद आता है जिस उत्तर की भाषा मौलिक होती है। और मौलिक भाषा बनाने के लिए संपूर्ण पाठ को पढ़ करके, समझ करके और उत्तर अपनी भाषा में लिखेंगे तो जांचकर्ता भी प्रभावित होगा और अच्छे अंक भी आपको प्राप्त होंगे। साथ ही साथ आपके लेखन कला का भी विकास होगा। तो देखिए, यहां पर जो 3 प्रश्न अपन को समझाए जा रहे हैं, ये तीनों प्रश्न कविता से है। पहला प्रश्न है, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। इस प्रश्न का उत्तर आप इस कविता की कुछ पंक्तियों से प्रारंभ करिए। कवि ने अपनी कविता में कुछ पंक्तियां इस भाव को स्पष्ट करने के लिए लिखी है, तो इसका उत्तर समझिए आप। अभी अभी ही तो आया है मेरे मन वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। अर्थात कवि कहना चाहता है कि उसके जीवन में काफी उत्साह और ऊर्जा है, वह आशावादी है, वह आत्मविश्वास से भरा है। अतः उसे पूरा विश्वास है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। अंत अभी नहीं होगा यानी अभी वह निराश नहीं होगा। दूसरा प्रश्न यहां हमको समझाया जा रहा है, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन से प्रयास करता है। तो इसके लिए भी कविता की कुछ पंक्तियां आई हैं, तो आप अपना उत्तर कविता की कुछ पंक्तियों से प्रारंभ करें। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत से हर्ष सींच दूंगा मैं। उक्त पंक्ति में पुष्प यानी फूल आलस में पड़े युवाओं का प्रतीक है। कवि कहता है कि मैं प्रत्येक युवा मन से आलस्य की भावना को दूर कर दूंगा और उसके मन में नव जीवन का अमृत भर दूंगा, अर्थात उन्हें अमर होने का रास्ता दिखा दूंगा। फिर पंक्ति दिए कविता में आई हुई, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको है मेरे वे जहां अनंत। इस तरह से यदि आप कविता की पंक्तियों को लेकर के और आपका उत्तर लिखेंगे तो उत्तर में मौलिकता भी होगी और आपका उत्तर
अन्य परीक्षार्थियों के उत्तर से भिन्न होगा, जो जांचकर्ता को प्रभावित करेगा। प्रश्न नंबर 3, कवि पुष्पों की तंद्रा व आलस्य दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है? तो यहां पंक्तियों से प्रारंभ करते हैं। कविता की कुछ पंक्तियां दी है। फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगा एक प्रत्यूष मनोहर। प्रत्यूष यानी प्रातःकाल, मनोहर यानी मन को हरने वाला, जगा यानी जगाना। अर्थात कवि वासंती स्पर्श भरा हाथ फेरकर उन्हें खिला देना चाहता है। उन्हें यानी किसको? फूलों को। और यहां पर जो फूल हैं या कलियां हैं वो युवाओं की प्रतीक है। इसलिए कवि ने कहा है कि कवि आलस्य को दूर कर मनोहर प्रभात का संदेश देना चाहता है। इस प्रकार से ये 3 प्रश्न ऐसे हैं जो कविता से संबंधित है। अब आगे के जो 3 प्रश्न हैं वो होंगे कविता से आगे के प्रश्न। मैं पुस्तक में से प्रश्न पढ़ करके और उसका उत्तर आपको समझाता हूं, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। बसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है? आपस में चर्चा कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आप प्रारंभ इस प्रकार से करेंगे। बसंत ऋतु का नाम है। हमारे यहां ऋतु होती है 6 ऋतुओं में, और बसंत ऋतु का महत्व सर्वाधिक है, क्योंकि इस ऋतु में मौसम सुहावना हो जाता है, न अधिक गर्मी होती है न अधिक सर्दी होती है, और पेड़ों पर, वृक्षों पर नई नई पत्तियां आना प्रारंभ हो जाता है, चारों तरफ हरियाली का वातावरण रहता है। इसलिए और इस बसंत ऋतु को ऋतुराज यानी ऋतुओं का राजा कहा गया है। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर देंगे। प्रश्न 2, बसंत ऋतु में आने वाले त्योहारों के विषय में जानकारी एकत्र कीजिए और किसी एक त्योहार पर आप निबंध लिखिए। तो बसंत ऋतु में प्रमुख रूप से और 3 त्योहार आते हैं। एक बसंत पंचमी, एक महाशिवरात्रि और एक होली। तीनों ही त्योहार और मन को उत्साहित करने वाले होते हैं, हर्ष के साथ मनाए जाने वाले होते हैं और जीवन में नवसंचार करने वाले होते हैं। बसंत पंचमी पर मां शारदे का जन्म उत्सव है। बुद्धि की दाता सरस्वती का का जन्मोत्सव मनाया जाता है। चारों तरफ हरियाली का वातावरण रहता है। इसी प्रकार से महाशिवरात्रि शिव जी के पूजन से संबंधित त्योहार है और पूरे देश भर के अंदर पूरी श्रद्धा के साथ ये मनाया जाता है। और होली ये बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार है। इस प्रकार से और इस प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे और निबंध हम होली पर लिखेंगे। तो जब निबंधों की चर्चा करेंगे तो होली पर निबंध आपको समझाया जाएगा। तीसरा प्रश्न है, ऋतु परिवर्तन का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इस कथन की पुष्टि आप किन किन बातों से कर सकते हैं, लिखिए। पहले के प्रश्न में हमने सीखा है कि हमारे यहाँ ऋतु 6 प्रकार की होती है और 6 प्रकार की ऋतु अलग अलग मौसम में आती है। अर्थात ऋतुओं का जो निर्धारण हुआ है वह मौसम के अनुसार हुआ है। तो ऋतुओं का जीवन पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। जिस प्रकार की ऋतु होगी जीवन का चक्र भी उसी प्रकार का होगा। ग्रीष्म ऋतु में ठंडे कपड़े पहने जाते हैं, हल्का भोजन किया जाता है। सर्दी ऋतु में ऊनी वस्त्र पहने जाते हैं और भारी भोजन किया जाता है। ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होती है शरीर को। वर्षा की जो ऋतु है वह बहुत ही सुहावनी और उल्लासपूर्ण होती है।
इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ऋतुओं का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अगला जो प्रकार है प्रश्नों का वो है अनुमान से। पुस्तक के कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो अनुमान से पूछे जाएंगे। आपकी कल्पना शक्ति को विकसित करने के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पाठ को पढ़ते समय और हमारी कल्पना भी पाठ के साथ साथ चलनी चाहिए। हमें समझना चाहिए कि इस पाठ के अंदर क्या हमें समझाया जा रहा है। देखिए कुछ प्रश्न कल्पना के पूछे गए हैं। कविता की निम्नलिखित पंक्तियां पढ़कर बताइए कि इनमें किस ऋतु का वर्णन है। फूटे हैं आमों में बोर, भोर वन वन टूटे हैं, होली मची ठोर ठोर, सभी बंधन छूटे हैं। एक बार वापस सुन लीजिए। फूटे हैं आमों में बोर, भोर वन वन टूटे हैं, होली मची ठोर ठोर, सभी बंधन छूटे हैं। इन पंक्तियों को पढ़ करके और हमको ये कल्पना करनी है, अनुमान लगाना है कि ये पंक्तियां किस ऋतु से संबंधित है। तो यहां पर बोर, भोर, होली और सभी प्रकार के बंधनों से छूटना, ये चारों बातें ही और बसंत ऋतु की ओर इंगित करती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि बोर तथा होली का त्योहार बसंत ऋतु में आता है। इसलिए ये पंक्तियां बसंत ऋतु की ओर संकेत करती है। इस प्रकार आप समझा सकते हैं। अनुमान का दूसरा प्रश्न। स्वप्न भरे कोमल कोमल हाथों को अलसाई कलियों पर फेरते हुए कवि कलियों को प्रभात के आने का संदेश देता है, उन्हें जगाना चाहता है और खुशी खुशी अपने जीवन में अमृत से उन्हें सींचकर हरा भरा करना चाहता है। फूलों पौधों के लिए आप क्या क्या करना चाहेंगे। इन पंक्तियों में तो कवि ने स्वयं के बारे में बताया है कि वो क्या क्या करना चाहता है फूलों के लिए। यहाँ ये पंक्तियां भी आई थी। फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगह एक प्रत्युष मनोहर, पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। ये पंक्तियां आप इसके उत्तर में लिख सकते हैं। और फिर उसके बाद लिखें कि जिस प्रकार से कवि आलस्य को दूर करना चाहता है, नए प्रभात के साथ उनको जगाना चाहता है, उनके जीवन में उत्साह भरना चाहता है, इसी प्रकार से हम भी पौधों के लिए उनके अंदर पानी डालेंगे, उनकी संभाल करेंगे और उनकी रक्षा का पूर्ण प्रबंध करेंगे और सुरक्षा के साथ उनके बढ़ने के लिए और अनुकूल वातावरण प्रदान करेंगे। इस प्रकार से हम पौधों के लिए किए गए कार्य का वर्णन इस उत्तर में कर सकते हैं। ये हमारे पाठ्य पुस्तक से संबंधित प्रश्न उत्तर है, जिसमें से 3 प्रश्न कविता से है, 3 प्रश्न और कविता से आगे के हैं और 2 प्रश्न अनुमान के हैं। अब अगले वीडियो में हम भाषा संबंधी प्रश्नोत्तरों की चर्चा करेंगे। वह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। व्याकरण संबंधी ज्ञान उसमें हमको प्राप्त होगा, इसलिए उसको आप अवश्य देखें और उसको देखने के लिए आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें। इसका स्क्रीनशॉट ले लें और कम से कम 2 बार आप इस वीडियो को पूरा सुने। जितनी बार आप सुनेंगे और ये प्रश्न उत्तर आपको उतने ही हृदयंगम होंगे और आपकी भाषा शैली, आपकी भावाभिव्यक्ति और लिखने का जो कौशल है वो निश्चित रूप से बढ़ेगा। अगले वीडियो को आप देखना नहीं भूलें। धन्यवाद।